नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। लेकर आए हूं खास कार्यक्रम गाजा में तांडव प्रचंड, हमास खंड खंड। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से चल रही इजराइल और फलस्तीन के बीच गाजा को लेकर युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक कर आसमान से गोले बरस रहे हैं और गाजा में हर कोई सुपुर्द खाक हो रहा है। गाजा में निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर जब मानवता को शर्मसार करने की बात कही जाती है तो इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि 7 तारीख को शुरुआत तो हमास के सैनिकों ने की थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। बावजूद इसके हमास के लड़ाके लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन अब इजराइल खामोश नहीं बैठा। इजराइल ने गाजा में मौत का ऐसा नंगा नाच खेला कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां देखो मौत बरस रही है, क्योंकि इजराइल ने कसम खा ली है कि गाजा में एक एक गुनहगार को सुपुर्दे खाक करना है। गाजा में 51 इजरायली सैनिक बंदी बताए जा रहे हैं, जिसमें से सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 30 नागरिक मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें उनके पास अभी भी हैं। 20 इजरायली भी उनके पास कैद हैं। अब इजराइल का कहना है कि तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए, सबको छोड़ दिया जाए। बावजूद इसके हमास थमने का नाम नहीं ले, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसे गाजा में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। गाजा सिटी गंज का ऐसा मैदान बन चुकी है जहां इजराइल की ओर से अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं, जिससे चारों ओर दहशत का माहौल है। टैंक्स, मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के बीच शहर की गलियां चीखों और भगदड़ से भरी हुई हैं। इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। लगभग 100 ठिकानों पर हुए हमलों में 34 लोगों की जान गई और शहर मलबे में तब्दील हो गया। हमास के कई ठिकानों और कार्यकर्ता निशाना बनाए गए। गाजा सिटी में भीषण लड़ाई के बीच इजरायली सेना टैंकों से गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े इस शहर का दूरसंचार व्यवस्था भी भंग हो चुका है। शहर की इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी गई हैं। 2 सालों से जारी युद्ध में इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है। हवा, समुद्र और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने घोषणा की है कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना ने विस्तृत ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हजारों फलस्तीनी परिवारों भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। क्या दुनिया इस आग को बुझा देगी? क्या आतंक और हिंसा की इस वीराना सड़क पर इंसानियत बढ़ेगी? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। गाजा पट्टी में एक बार फिर से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने गाजा में बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में लगभग 100 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। इजरायली हमले के बाद गाजा पट्टी में 34 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा में सुरंग, हथियार डिपो, सक्रिय सेल और आतंकवादी समूहों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान गाजा के कई जगहों पर इजरायली हमले ने तबाही मचा रखी है। इस हमले में फील्ड कमांडरों सहित कई हमास कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों का गाजा में अंधाधुंध हमला हो रहा है। गाजा में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का गाजा पट्टी में 100 ठिकानों पर हवाई हमला हुआ। इजराइल के हमले में 34 लोगों की जान चली गई। गाजा में सुरंग, हथियार डिपो, सक्रिय सेल को निशाना बनाया गया।
पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों ने तबाही मचा दी। गाजा में दूरसंचार व्यवस्था बदहाल है। इंटरनेट और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई हैं। खाने की किल्लत है, खतरे में जान है और लोग पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिडियन चैरियट 2 शुरू किया हुआ है, जिसका मकसद हमास की कैद से बंधकों को रिहा करवाना है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने माना है कि उन्हें हमास या बंधकों की सटीक जानकारी नहीं है। महीनों के कम तीव्रता वाले हमलों और खुफिया अभियान के बाद भी सही लक्ष्य की पहचान करना कठिन हो गया है। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से साफ है वो ये कि अभियान का मुख्य मकसद सिर्फ हमास लड़ाकों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को दक्षिण की ओर खदेड़ना भी है। इजरायली सेना ने 180 से अधिक विस्फोटक रोबोट और रिमोट कंट्रोल वाहन का इस्तेमाल किया है, जिससे टेल अल हावा, शेख रिदवान, टुप्पा, जवाल नजला और सौबताबी स्ट्रीट जैसे क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। इन इलाकों में 200 से अधिक आवासीय भवन नष्ट कर दिए गए हैं। हमास को बर्बाद करना उद्देश्य, हमास पर दबाव बनाना, इजरायली नागरिकों की रिहाई की मांग। हमास के पास करीब 48 इजरायली नागरिक बंधक हैं। 20 इजरायली नागरिकों के जिंदा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इजराइल जमीनी अभियान शुरू कर चुका है और गाजा पट्टी में भयानक तबाही मचाई जा रही है। गाजा शहर उत्तरी गाजा पट्टी में स्थित है, जहां फिलहाल इजराइल का ऑपरेशन जारी है। वो पहले से ही नाकाबंदी और हमले की चपेट में था। मार्च महीने से ही गाजा शहर में रहने वाले 8 लाख नागरिक बमबारी और भुखमरी की चपेट में जीते आ रहे हैं। हालांकि दक्षिण गाजा में इजराइल और अमेरिका में साथ मिलकर राहत सहायता केंद्र चला रहे हैं, जहां करीब 2000 फिलिस्तीनी मारे गए। लेकिन उत्तरी गाजा में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं शुरू की गई। इसके अलावा 11 अगस्त के बाद इजरायली हमले में तेजी आने के बाद से गाजा में 3500 से अधिक लोग मारे गए। जुलाई की शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि गाजा में युद्ध विराम के लिए हमास और इजराइल के बीच एक समझौता लगभग पूरा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से इजराइल गाजा पर अंधाधुंध हमले कर रहा है, लगता नहीं है कि इस पर अभी युद्ध विराम लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल और हमास यानी कि गाजा में चल रहे युद्ध में विराम कैसे आए, युद्ध रुके कैसे? क्योंकि मध्यस्थता करने को ना तो कोई तैयार नजर आ रहा है और ना ये दोनों देश आपस में, या फिर ये दोनों आपस में मध्यस्थता करने को लेकर राजी हैं, बातचीत करने को राजी हैं। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये युद्ध विराम होगा। उसके लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विदेश मामलों में अच्छी खासी जानकारी रखने वाले डीके गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपको प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। डीके गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत करते हैं आज के इस डिबेट की और कार्यक्रम की। और मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं कि आखिर अब इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है यह अब मानवता को शर्मसार कर रहा है। हजारों बेगुनाह मारे जा रहे हैं। आखिर ये युद्ध थमे कैसे, रुके कैसे? जी सर, आप अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है सर। जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो अगर पृष्ठभूमि में जाते हैं तो देखते हैं कि इस युद्ध का आगाज किया। देखिए, दुनिया दो तरफा रास्ता लेके नहीं चल सकती। एक समय था जबकि इजराइल पे अटैक हुआ और एक दिन के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर कम से कम 1200 से 1400 लोगों को मार दिया जाता है। इससे बड़ी एक अगर हम उसका टाइम से कैलकुलेशन करें तो इतना फास्ट नरसंहार नहीं हुआ होगा।
इधर कम से कम 50 सालों के अंदर। तो इसकी जो शुरुआत हमास ने की और उसके बाद जो एक कंक्लूजन लेके इजराइल आया कि इसको कहीं भी सेंचुरी नहीं देनी है किसी भी देश में। आप अगर इजराइल का वक्तव्य सुने होंगे तो उसमें ये भी दिया कि अगर वो अमेरिका में भी छिपे होंगे तो हम मारेंगे। मतलब वो एकदम अर्जुन के टारगेट की तरफ कि मुझे क्यों चिड़िया की आंख दिख रही है, उनको केवल ये दिख रहा है कि कहां हमास हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे वो कहीं पर भी छिपा हो, हम जहां भी हमको इनपुट मिलेगा हम उसको मारेंगे। अब यहाँ पे वो जो युद्ध लड़ रहा है वो उस चीज के खिलाफ लड़ रहा है जो कि इजराइल के बारे में कहता है कि इजराइल जो है बिना हमको फिलिस्तीन चाहिए लेकिन बिना जीव के फिलिस्तीन चाहिए, बिना जीव के फिलिस्तीन चाहिए। और इससे पहले इजराइल ने कम से कम 4 से 5 बार प्रस्ताव 2 नेशन थ्योरी के रख चुका था हमास के सामने, इजराइल के फिलिस्तीन के सामने, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं माना। जो भी कंट्री ईरान वगैरह हैं उनके सपोर्ट से नहीं, हम उस थ्योरी को नहीं मानेंगे। और आज उस थ्योरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में उसके लिए प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक निर्णायक युद्ध है और ये युद्ध 2 तरह से देखा जाना चाहिए। दुनिया उसको रीड करेगी नरसंहार के रूप में, उसको रीड करेगी कि नहीं ये ज्यादती कर रहा है इजराइल, लेकिन मैं एज ए विदेशी मामलों के जानकार की तरफ से मैं उसको उस तरह से रीड नहीं कर रहा हूं। उस तरह से रीड कर रहा हूं कि नहीं, अगर आप किसी के ऊपर ज्यादती करेंगे तो उसकी कंक्लूजन जरूर रीच आउट होगा। उस कंक्लूजन में एक ऐसा परिणाम आएगा जिससे कि ऐसे विध्वंस घटना कोई और भविष्य में न करे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हमास को रोका नहीं तो ऐसे हमास फिर से बनता रहेगा, तैयार होता रहेगा और फिर से जो है ऐसे एक इजराइल कभी भारत कभी ऐसे को परेशान करते रहेंगे। दुनिया एक्चुअली मानवता पे शर्मसार होती रहेगी और ये ऐसे ही कभी पहलगाम में 22 लोगों को 26 लोगों को काट देंगे, कभी इजराइल में घुस के 1400 लोगों को मार पीट देंगे। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही है ना। मैं अरविंद जी आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मानवता शर्मसार हो रही है। डी.के. गुप्ता जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल का कहना है कि अगर अमेरिका में भी छिपे होंगे तो हम मारेंगे। तो ऐसे ये युद्ध कैसे खत्म होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध से न सिर्फ 2 देशों के बीच ये युद्ध है, बल्कि अगर आप बात करें तो लाल सागर में हूती विद्रोही है, हूती जो प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ रहे हैं, ईरान के साथ अलग युद्ध चल रहा है, उसके चलते दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में अमेरिका अपना फायदा उठा रहा है टैरिफ के जरिए, किसी भी चीज के जरिए। तो ये कह सकते हैं 2 लोगों की लड़ाई में अमेरिका मौज ले रहा है। आप विदेश मामलों के जानकार होने के नाते इस चीज को किस तरीके से समझते हैं सर? गौरव साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ जी। जनसंहार है, भयानक जनसंहार, जेनोसाइड्स है। हिटलर के बाद में मुझे लगता है कि इतना मानवता को शर्मसार करने वाला, इतना नेतन्याहू के अलावा और कोई खतरनाक आदमी नहीं हुआ जी। मुझे लगता है जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कोई माफ नहीं करेगा जी। आपके टीवी स्क्रीन पे भी उन मासूम बच्चों की तस्वीरें दिख रही है और जिस हमास की आड़ में वो यह सब कर रहे हैं, कहाँ है वो हमास के लड़ाके जिन्होंने किडनैपिंग की थी? एक भी तो आप पकड़ नहीं पाए, तो क्या करेंगे? जो दोषी नहीं है उसके बदले में निर्दोष लोगों को मारेंगे? ये तो तरीका नहीं है। लेकिन सर और उनके नरसंहार पे अमेरिका तो साथ दे रहा है ना इजराइल का। अमेरिका तो बोलने को तैयार नहीं है कि इजराइल गलत कर रहा है और उनको बिल्कुल अमेरिका नहीं बोलेगा। अमेरिका किसी भी हालत में नहीं बोलेगा और अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर भारत को उलझा रखा है जी। भारत के अब जो नीति विशेषज्ञ है, जो खासकर डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इस सब चीजों को समझ रहे हैं जी। और अब वो उनको देखिए, अभी तुरंत एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली जी। जबकि अरब देशों का तो भारत जो था वो स्वाभाविक मित्र रहा है। बिल्कुल, हमेशा। अगर ऐसी कोई डील होनी चाहिए थी सऊदी अरेबिया की तो वो भारत के साथ होनी थी। पर जब सऊदी अरेबिया और अरब मुल्कों को ये लगा कि इजराइल और भारत की दोस्ती के कारण भारत से उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, नहीं तो सोचिए कि पूरे गल्फ में जहां हमारे इतने कामगार काम कर रहे हैं और ये जो खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से और खासकर जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं उनकी अगर भारत के साथ ऐसी डिफेंस डील हुई होती तो आप सोचिए कि हमें कितना फायदा मिलता, हमारे कितने बेरोजगारों को अतिरिक्त रोजगार मिलता, कितनी वीजा के मामलों में वो जो ढील दी जाती और उसके अलावा कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता।
पर इजराइल की दोस्ती के कारण हमने उस सब वक्त खो दिया। और मुझे लगता है कि जो खासकर अमेरिकन और इजरायली जो विदेश नीति बनाने वाले लोग हैं, ये पिछले 2 दशक से काम कर रहे थे ताकि भारत को बेवकूफ बनाया जा सके और भारत का इस्तेमाल किया जा सके। जब उनका मकसद हल हो गया, जब भारत को पूरी तरीके से इजराइल ने ट्रैप कर लिया, उसे यह समझ में आ गया कि भारत किसी भी हालत में इजराइल के खिलाफ नहीं बोलेगा, और उसके बदले में चंद चांदी के टुकड़े उन्होंने क्या फेंके, वो टेक्नोलॉजी के नाम पर, खासकर रेडार वगैरह के नाम पर, कि हम उनके जाल में फंस गए। तो भारत के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह हुआ है। और अब तक आपको गौरव साहब मालूम है कि 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सर लोग तो मारे जा रहे हैं, बिल्कुल। और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट जो है वो भारत के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, खासतौर पर तेल और गैस के लिहाज से देखा जाए तो। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ही नुकसान हो रहा है। तो और अमेरिका इस वक्त भारत के कूटनीतिक स्तर पर जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर के चलते वो बात नहीं बन पा रही है। लेकिन इजराइल भारत का मित्र देश रहा है, उसने पुराने युद्धों में भी भारत का साथ दिया है। ऐसे में भारत का जो रुख होगा वो क्या हो ताकि उसका नुकसान ना हो? गौरव साहब देखिए, बिल्कुल सच कहा है कि मिडिल ईस्ट से। और एक और महत्वपूर्ण बात, G20 में हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली थी। हम कह रहे थे कि चाइना का रोड और बेल्ट इनिशिएटिव है, हम उसका अल्टरनेटिव देंगे गल्फ और यूरोप कॉरिडोर के जरिए, पर वो तो हकीकत बना ही नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। और जिस हाइफा एयरपोर्ट के जरिए हम यूरोपियन और अमेरिका को अप्रोच करने वाले थे, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अडानी साहब का सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे फालतू जा रहा है, और अमेरिका हमारे लिए लगातार परेशानियां खड़ा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को केवल और केवल बेवकूफ बनाया गया है। इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता था कि देखिए, हमारे जो चाणक्य है, उन्होंने ये कहा कि जब कोई नया नया दोस्ती करता है तो उससे संभल कर रहना चाहिए, और इजराइल ने हमारे साथ वही किया। पिछले 2 दशक में भारत के कभी इजराइल से अच्छे संबंध रहे ही नहीं है, पर पिछले 2 दशक में इजराइल ने हमें ये कन्विंस किया कि इजराइल भारत का स्वाभाविक मित्र है, जो कि वह वास्तव में नहीं था। और इस दोस्ती का उसने फायदा उठा के भारत के संबंध खराब किए। और जो भारत, दरअसल मुझे एक और गौरव साहब बात जो काफी महत्वपूर्ण लगती है, वो ये कि भारत को कोल्ड वॉर की मानसिकता से निकलना होगा, और ये महसूस करना होगा कि भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति है। अब भारत को महाशक्तियों के दबाव में आकर, मुझे लगता है कि चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो या कोई भी देश हो। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका एक नमूना हमने चीन में देख लिया। जब चीन में रूस और चीन और भारत तीनों एक साथ इकट्ठा हुए तो अमेरिका से ट्वीट भी हो गया। तो भारत अब लीडरशिप क्वालिटी में आ गया है। प्रधानमंत्री, मतलब एज ए पत्रकार होने के नाते शायद लोग इस चीज को गलत समझे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो नेतृत्व है, अब भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, और ये अमेरिका को टैरिफ वॉर के जरिए दिखा दिया। बिल्कुल गौरव साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से मोदी साहब आए हैं तब से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो काफी एग्रेसिव रही है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसको एक जगह मिली है, और इसमें कोई पॉलिटिकल बायसनेस नहीं है। ये एकदम सच बात है, क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस टाइम पीरियड को ऐसे ही याद किया जाएगा। पर हम आगे की चीजें देखें अनबायस्ड होके, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दरअसल हमारी डिप्लोमेसी में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है और आंतरिक सुधारों की जरूरत है। जब तक हमारे पास पैसों की ताकत नहीं होगी तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी जो खासकर जो विदेशी मिशन है वो अभी बहुत सारे स्टाफ से जूझ रहे हैं। पर मैं फिलहाल अपनी बात को खत्म करता हूँ गौरव साहब, और ये कहता हूँ कि खासकर इजराइल को लेकर जो भारत की पॉलिसी है उसमें चेंज आना चाहिए। यही भारत के हित में है, नहीं तो आगे जाकर यह काफी मुश्किल होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ब्रिक्स और एससीओ कंट्रीज के साथ हमें थोड़ा तालमेल दुरुस्त करना होगा। गौरव साहब जी बिल्कुल। डी गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, खाड़ी देश और इजराइल में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि खाड़ी देश ये जान चुके हैं कि भारत का जो रुख है वो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर की तरह है। वो ना तो इजराइल के लिए कुछ बोल रहे हैं और ना ही वो गजा फलस्तीन के लिए कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारतीयों के साथ उनकी सुरक्षा
किस तरीके से सुनिश्चित किया, उसके लिए भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए गौरव जी, एक चीज मैं आपके साथ कई बार डिबेट में बोल चुका हूं कि भारत, आप अपनी पॉलिटिकल शेयर में, अपनी इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसमें अपना शेयर तभी बढ़ाएंगे जब आपका एक पक्ष होगा। बिल्कुल। भारत उस मानसिकता से दूर होना चाहिए जबकि अच्छा भैया मैं तुम्हारे साथ भी हूं, तुम्हारे साथ भी हूं, इस मानसिकता से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी आप लीडर काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी इन ए क्राउड। इजराइल के बारे में जैसे अभी बोल रहे थे अरविंद जी, इजराइल कारगिल से मेरा होश है, जब उसमें कारगिल में खुद लड़ रहा था, कारगिल के समय से इजराइल भारत का सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद इजराइल से पूरे मिडिल ईस्ट को पता है कि भारत की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन भारत के साथ मिडिल ईस्ट का भी बिजनेस करना मजबूरी है। रही बात सऊदी अरबिया की, मैं बता दूं सऊदी अरबिया का बैकग्राउंड बता देता हूं। सन 60 में पहली बार उसका जो है पाकिस्तान से समझौता हुआ और 370 हटाने के बाद सऊदी अरबिया पहला देश था पूरे खाड़ी में जिसने कि 370 के बाद हटने के बाद उसने सबसे पहले ओपेक में, जो मुसलमानों का जो कंट्री है, उसने सबसे पहले भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया था। तो इस सऊदी अरबिया का बैकडोर में कभी भारत से अच्छे संबंध रहे नहीं है, लेकिन मोदी जी बहुत ट्राई किए, 3 बार उनसे मिल चुके हैं और चल भी रहा है। और उसके बाद अभी सऊदी अरबिया के साथ हमारा संबंध भी अच्छा हुआ है। अभी हमारा पहली फर्स्ट एक्सरसाइज डिफेंस की सऊदी अरबिया के साथ अभी हुई है, जस्ट अभी साल भर भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यही पाकिस्तान सऊदी अरबिया का इतना समर्थक है। ईरान इराक युद्ध में 15,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरबिया में मौजूद थे। ये संबंध इनके बहुत पुराने हैं और वो सुन्नी वाला एंगल भी सऊदी अरबिया पाकिस्तान के अंदर है। उसके बावजूद भी सऊदी अरबिया के सारे लोग, मोदी जी ने बहुत अच्छी एग्रेसिव डिप्लोमेसी लेते हुए 11 बार यूएई का और सऊदी अरबिया का, यूएई जो है भारत का हमेशा सपोर्ट करता रहा और सऊदी अरबिया अंदर अंदर। अभी आपको बता दूं कि पहलगांव अटैक के बाद भी सऊदी अरबिया का सबसे लास्ट में कंडेमनेशन आया था सऊदी अरबिया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री उसी समय सऊदी अरबिया में मौजूद थे। तो सऊदी अरबिया के जो हमारे डिप्लोमेट्स उनके सबको अच्छी तरह पता है कि सऊदी अरबिया और लेकिन गुप्ता जी, ईरान भारत का, मैं माफी के साथ आपको, भारत का धर्म संकट समझिए यहां पर क्या है। इजराइल उसका मित्र देश है, भारत का, हमारे देश का मित्र देश है इजराइल, ये बात वर्षों से प्रूफ है और पूरा देश, आपने सही कहा, पूरा मिडिल ईस्ट ये बात जानता है। अब ऐसे में इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल के साथ और भी कई देश खड़े हैं, भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के साथ है, क्योंकि हमने देखा पिछली बार जब युद्ध चल रहा था तो मानवता के नाम पर कई हजार टन राहत सामग्री फलस्तीन तो पहुंचाई, लेकिन खुलकर युद्ध को लेकर भाई की तरफ से कोई बात नहीं कही गई। ऐसे में भारत का धर्म संकट यही है कि भाई अगर वो इजराइल के साथ खड़ा होता है तो ईरान इराक जैसी गल्फ कंट्रीज से उसके रिश्ते खराब होते हैं, और अगर उस फलस्तीन के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका, इजराइल, रूस, ये तमाम देश एकदम अलग जाके खड़े हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं देखूं, रूस और यूक्रेन के युद्ध से काफी इतर और काफी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से भरा हुआ ये युद्ध चल रहा है जो इजराइल और गाजा के बीच चल रहा है। अब सवाल यह है सर मेरा आपसे कि अरविंद जी, आपसे सवाल है कि ऐसे में जब भारत के सामने एक विकट स्थिति है कि ना वो इजराइल के साथ खड़ा हो सकता ना फलस्तीन के साथ खड़ा हो सकता, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर फलस्तीन के साथ खड़ा होता तो इजराइल और अमेरिका बुरा मान जाएंगे, और इजराइल के साथ खड़ा होता तो सारी गल्फ कंट्रीज भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। अब ऐसे में भारत का रुख, जैसा बताया कि कोल्ड वॉर से हटके एक तरफ आना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो या एकेडमिया हो, मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि भारत का हित इजराइल के साथ कभी हो ही नहीं सकता है, और ये हमने देखा भी है। दूसरी बात, हम इस बात से भी सहमत नहीं हो सकते हैं भारत का हित इजराइल के साथ नहीं हो सकता। जी, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर पुराने में देखा गया है कि लेना था, वेपन्स वो सप्लाई करते हैं, आदि इंटरनेट की 70% दुनिया पर इजराइल का हक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और एक जमाने में जो ज्यूस लॉबी थे और अभी भी वो भी अमेरिका में हमारे लिए लॉबिंग करती है। सर अमेरिका की 85% इकोनॉमी इजरायलियों से चलती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, पर इससे आगे की हमें चीज देखनी होगी। इन तमाम चीजों के बावजूद हमें, एक तो मैं जो गुप्ता साहब है उसके एक बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम कभी किसी एक पक्ष के फेवर में इसलिए नहीं रह सकते हैं कि अगर मान लो हम
रूस के खेमे में जाते हैं, रूस मतलब ब्रिक्स या एससीओ जो उसका प्रतिस्थापन है, या चीन के पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि अब तो रूस वैसी स्थिति में है भी नहीं वैसे। तो इसका नुकसान ये होगा कि जो हमें अमेरिका और यूरोपियन देशों में जो हमारा बिजनेस है वो खराब होगा। और अगर हम अमेरिका और यूरोपियन देशों के खेमे में जाते हैं तो नुकसान ये होगा कि हमारा जो रूस से जो हथियारों का इतना जो पुराना संबंध है, और जो खासकर ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी आई है वो तो सब रूस से ही आई है। एक और ये नुकसान होगा कि चीन जैसा जो मजबूत जो ताकतवर पड़ोसी है वह हमारे खिलाफ लड़ेगा। जब पिछले 20 सालों तक चीन शांत था, अचानक से उसने गलवान कर दिया, तो इसके पीछे भी यही कारण है। इसलिए भारत किसी एक पक्ष को लेना या ग्रहण करना वाकई खतरनाक है। इजराइल से दोस्ती इसलिए नुकसानदायक है कि इजराइल ने जितना हमें दिया उससे ज्यादा उसने कीमत ले ली है। भारत का काफी मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो खासकर अरब मुल्कों से लेना देना ज्यादा है, और भारत की जो पारंपरिक कूटनीति रही है वो फिलिस्तीन के पक्ष में रही है। आप देखिए कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिया था वो भारत की तरफ से आया था। भारत उन शुरुआती देशों में थे जिन्होंने इसके 2 टुकड़े करके अलग अलग देशों में बांटने की बात कही थी। तो ये है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका से दोस्ती की कीमत हमें ये चुकानी पड़ी है कि ईरान के उन्होंने हमारे सारे ही जो एनर्जी सोर्सेज थे वो खत्म कर दिए। इराक पे आक्रमण करके हमारे एनर्जी सोर्सेज को उन्होंने खत्म कर दिए। तो आप बताइए कि कहां फायदा हो रहा है हमें इजराइल से? हमारे एनर्जी जो अक्सर फॉरेन मिनिस्टर भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। डायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट ये ध्यान में रख के कि इस चीज से भारत को नुकसान होगा, मेरा अपना जो समझ है, क्योंकि हम डिबेट नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरी अपनी जो समझ है वो ये कहती है कि इजराइल ने ईरान पर ये सोच के नहीं किया कि ऐसा करेंगे तो भारत को नुकसान होगा। उसने अपने डिफेंस में ये सब किया है। सर एक रिपोर्ट आई है, पहले हम वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को, वापस इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल का बड़ा अटैक। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज। करीब 30,000 से ज्यादा लोग गाजा से भागे। करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे। गाजा, जहां जिंदगी अब सिर्फ मलबों और मौत के साए में सिमट चुकी है। अपने ही घरों को छोड़कर भागते नजर आ रहे हजारों फिलिस्तीनी परिवार। चेहरों पर खौफ, हाथों में बस कुछ जरूरी सामान और आंखों में अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत 16 सितंबर को हुई, जब टैंक और सैनिक गाजा सिटी के बाहर इलाकों में अंदर घुस चुके थे। गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनी परिवार घबराहट में आकर घर छोड़ रहे हैं। तटीय सड़कें गाड़ियों और पैदल चलने वालों से भरी पड़ी हैं। लोग गत्ते, पानी के टैंक, खाने पीने का सामान और बच्चों के खिलौने तक लादकर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन कईयों के पास न तो गाड़ी है न ही पैसे। वे पैदल ही दक्षिण की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा छोड़ते परिवार बस बची है जान की तलाश। इजरायली टैंक शेख रवदान जाबलियान के अंदर। हर धमाके के बाद मौत का सन्नाटा। बमबारी से हिल गई गाजा की दीवारें। इतना ही नहीं, गाजा जहां उम्मीद से ज्यादा गहरा है खौफ। शहर के अंदर तक इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट अब सुनाई दे रही है। सड़कों पर टूटती इमारतें और चारों तरफ फैला है बस धुआं। बमबारी से थर्राती जमीन और हर धमाके के साथ मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा है। गाजा सिटी के शेख रवदान और जाबलियान में घुसे इजरायली टैंक।
हवाई हमलों और गोलीबारी से 19 से ज्यादा लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे में 98 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली टैंक घुसने से हजारों घर भी तबाह हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि यह ऑपरेशन हमास के बचे कुचे लड़ाकों को खत्म करने के लिए है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग ने 16 सितंबर को कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है। नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। शहर के अंदरूनी इलाकों में टैंक घुसने से हजारों घर तबाह भी हो चुके हैं। गाजा में कुल मौतें अब तक 65,000 के पार हो चुकी हैं। 1,65,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख फिलिस्तीनी शहर छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गाजा जल रहा है। लोग जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई अस्पतालों में जगह तलाश रहा है तो कोई मलबे के नीचे दबे अपने परिवारजनों की तलाश कर रहा है। ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों पर भी अब भारी पड़ रहा है। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। डीके गुप्ता जी के पास मैं आऊंगा और सवाल यही है, डीके गुप्ता जी, आपने भी ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती है कि अब ये जो युद्ध है वो अब मानवता पर पहुंच चुका है। और बिल्कुल सही कहा था अरविंद जी ने भी कि हमास के लड़ाके हैं कहाँ, हाथ तो आए नहीं है। अब एक रिवेंज हो रहा है, ये युद्ध नहीं रिवेंज चल रहा है। आप क्या कहते हैं डीके गुप्ता जी? देखिए, अगर इसको एक प्रकार से देखें तो युद्ध कभी था ही नहीं है। ये युद्ध था ही नहीं, ये रिवेंज ही था। और रिवेंज जो है उस 14 लोगों का जो कि 2 घंटे में कत्लेआम कर दिए गए। देखिए, इजराइल से भारत के संबंध आज से नहीं, बहुत पुराने दशकों से नहीं, मैं कह रहा हूं शताब्दी से है। आप सावरकर साहब को याद करिए कि उन्होंने इजराइल देश का सबसे पहले समर्थन किया था कि इजराइल पॉलिटिकली एक हिंदू प्रेमी देश है, जो कि हिंदुओं को प्रेम करता है, ज्यूस वहां होने चाहिए थे। और आरएसएस वगैरह सब जो है इजराइल का सपोर्ट करती हैं कहीं न कहीं। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो अगर चीज अगर आप नहीं खत्म करते, देखिए भारत 2 नाव में सवार नहीं हो सकता। या तो आप न्यूट्रल एक्सपर्ट बनिए, अदरवाइज जो है कोई चीज को अपने ढंग से नहीं। मैं कहता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार को कश्मीर में अगर मैं दुनिया से मदद मांगता हूं तो मैं उसी मुंह से ईरान के प्रॉक्सी वार को इजराइल में सपोर्ट नहीं कर सकता, जो कि वहां पर नरसंहार कर रहा है, जिसका कि कसम खाए वक्त मैं जीरो बनाऊंगा इजराइल को। अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन बोलता है कि मैं हिंदू जीरो बनाऊंगा कश्मीर को, सोचिए उसमें दुनिया में और भारत में क्या प्रतिक्रिया होगी। तो कोई संगठन ही इस बात पे बना है कि मैं जीरो बनाऊंगा इजराइल को या फिलिस्तीन को, तो सोचिए कि उस हम थ्योरी का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। या तो फिर हम एक दुनिया में अलग थलग पड़े रहेंगे, या तो फिर हम जो है अपना एक खुद का अपना क्लॉट रखते हुए पॉलिटिकल एरेना में मैं बताऊंगा कि नहीं भाई ये चीज गलत है। और मैं बता दूं कि आप मोदी जी पहले व्यक्ति ऐसे थे दुनिया में जो कि जैसे ही अटैक हुआ हमास का इजराइल पर और उस पर उन्होंने बोला कि हम आतंकवादी संगठन का सपोर्ट नहीं करते, उस पर मैंने एक अमर उजाला में लेख भी लिखा था। तो जब आतंकवादी संगठन भारत अगर घोषित कर चुका है तो उस आतंकवादी संगठन का सपोर्ट हम नहीं कर सकते, और जिसके पास शक्ति रहेगी उस आतंकवादी संगठन को खत्म करके ही दम लेगा। और मैं बता दूं कि हमास और फिलिस्तीन में हमास के जो लोग हैं कतर और जगहों पे लाविश जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्टर जो कि उनको आज तक पिछले 2 साल लड़ा रहे हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि गोरिल्ला वॉर चल रहा है, गोरिल्लाओं की तरह वो खतरा देखकर छिप गए हैं, आम लोगों की तरह बन गए हैं, और जैसे ही उनको खुद को मजबूत समझेंगे वो फिर से अपनी बड़ी धारण करके फिर से युद्ध में कूद जाएंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमास अब गोरिल्ला वॉर लड़ रहा है? नहीं, हमास गोरिल्ला वार नहीं लड़ रहा है, हमास डायरेक्ट वार लड़ रहा है।
हमास के लीडर वहां बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल्स में, और वहां से यहाँ के अपने सिंपैथाइजर के थ्रू और अपने जो रिक्रूट्स हैं उनके थ्रू लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और सामने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना नुकसान होने के बाद भी आज भी जो है सरेंडर करने के मूड में, आज भी 49 होस्टेजेस आज भी किडनैप्ड हैं। कतर कितनी बार बोला, अमेरिका कितनी बार बोला कि इनको छोड़ दो, हम लोग समझौता कर लेंगे, लेकिन वो अपने ईगो से हटे नहीं। जब इस चीज का, और यही जो इजराइल के जो विदेश मंत्री है बोले कि अगर हमने हमास को बहुत मौके दिए, हमने कुछ साल पहले हमने उनको पर 2005 में हमने बोला कि ठीक है आप जैसे जिंदगी जीना जी लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन इनकी मंशा थी जीरो इजराइल बनाने की। और अंत में हमास और इजराइल को 2023 की घटना के बाद हथियार उठा लेना पड़ा समूल खात्मे के लिए, और समूल खात्मे की ही ये लाइन है। तो इसको अगर हम इस नजरिए से देखें कि उस देश पर क्या गुजर रही है जिसके की एक अस्तित्व पे खतरा है, वो किस तरह से लड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि इन सभी लड़ाकों को हम खत्म कर दें। इसी तरह से हिजबुल्ला लगभग खत्म हो चुका है। लेबनान ने उसको बैन करने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया अपने संसद में। अब हिजबुल्ला को बोलता है हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और कतर इतना होने के बावजूद भी देखिए, कतर की थ्योरी आप देखिए गौरव जी, कि कतर एक मुस्लिम देश है। जैसे अरविंद जी कर जरा समय असहमत था उस पर कि हमारे मिडिल ईस्ट रिलेशन खराब हो गए। यूएई ने और फ्रांस ने 1 साल पहले यूनाइटेड नेशन से प्रस्ताव लाया कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, लेकिन उस युद्ध में सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमास आतंकवादी संगठन है, सभी होस्टेज को छोड़े और डिसबैंड हो, मतलब पूरा अपना हथियार समर्पित करे, समर्पण करे। लेकिन इसका मतलब इनडायरेक्टली देखेंगे तो यूएई भी चाह रहा था कि ये हमास किसी तरह से खत्म हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में 4 देशों की लड़ाई चल रही है, यूएई की, इजराइल की, टर्की की, ईरान की और यूएई की, सऊदी अरबिया की। चारों देश चाहते हैं मुस्लिम देश के मुखिया हम बने और अपने अपने देश से अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान 5वां देश बन जाता है। तो सर फिर हमास का क्या होगा? नहीं, सवाल ये फिर हमास का, फिलिस्तीन का क्या होगा, गाजा का क्या होगा? क्या गाजा का जो वो मुझे धर्म लग की रहा है, दीवार है, क्या वो धर्म की दीवार है, ये युद्ध बस वहां तक है? नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि ये गाजा को जब पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे इजराइल वाले, अपने पूरी कंट्रोल में ला देंगे, और उसके बाद उनका जो है वो अपनी नो मैंस लैंड टाइप अपने कंट्रोल में ला देंगे। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर तो वही याद आता है, अगर हम आज से 100-150 साल पुराना नक्शा अगर देखें तो इजराइल इतना सा था और फिलिस्तीन इतना बड़ा था। आज फिलिस्तीन इतना बड़ा रह गया, इजराइल इतना बड़ा हो गया है। कहां से लेके आए वो जमीन इजरायली, और कहां से लेके आए वो तमाम चीजों को? तो ये तो फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हुई है ना। जी जी, देखिए फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी, एक्चुअली जो माइटी होगा वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र को भी जीतेगा, अपनी पॉलिटिकल क्लोड को भी जीतेगा। आप ये देखिए कि छोटा छोटा देश, जो मुस्लिम देश हैं, छोटे छोटे देश, उनके यहाँ का जो एजुकेशन इकोसिस्टम रहा है, जिस तरह से चाहे रिलीजियस रहा हो चाहे ना, वो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, अगेंस्ट जीव रहा है। और वो जैसे लेबनान वगैरह देश देखिए, लेबनान देश को क्या कहेंगे, जो 90% क्रिश्चियन देश था आज वो मुस्लिम देश बन चुका है। इंडोनेशिया, मलेशिया के क्या कहेंगे? तो जहां पे भी ये जब होते हैं तो उस देश को पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो फिर तो सर हिटलर की बात याद आ रही है मुझे भी, और आपको भी याद होगी हिटलर की बात, कि मैंने इस पृथ्वी से अपने रहते हुए 95% यहूदियों को खत्म कर दिया है। अगर ये 2-4% भी बच गए तो एक समय आएगा जब ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं। अमेरिका की 85% इकोनॉमी यहूदियों पर डिपेंड करती है। भारत के मित्र हैं यहूदी देश इजराइल। तो क्या धीरे धीरे वो हमास के जरिए फिर मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ेंगे? देखिए, मिडिल ईस्ट में एक ही वेस्टर्न फ्रंट है, दैट इज इजराइल। एक ही वेस्टर्न फ्रंट है इजराइल। और ये मैं आपको बता दूं, ये कटु सत्य है कि इजराइल को पूरा वेस्टर्न फ्रंट नहीं, कभी भी यूरोपियंस और अमेरिकन इजराइल को सपोर्ट देना बंद नहीं, मतलब सपोर्ट देते ही देते रहेंगे, क्योंकि वो अपने रिलीजन से, यहाँ एक काइंड ऑफ रिलीजियस वार है, एक प्रकार से रिलीजियस वार है, यहूदियों को सपोर्ट में। यही तो था, यही मैं फिर आपको 2 साल पीछे ले चलूंगा। जब युद्ध शुरू हुआ था तो युद्ध शुरू होने के 11वें दिन ईरान और इराक, तमाम गल्फ कंट्रीज को एक संदेश भेजा गया कि ये कोई सीमा विवाद नहीं है, ये अटैक नहीं है, ये धर्म युद्ध है। लेकिन वो इस संदेश को देने में विफल रहे। अगर ऐसा होता तो मिडिल ईस्ट 1 साल पहले ही
आग के गोले में तब्दील हो चुका होता, सारे गल्फ कंट्रीज एक साथ आ जाते और मुस्लिम जो धर्म है उसको बचाने के लिए यहूदियों से युद्ध होता और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की श्रेणी में 1 साल पहले होते। और अगर आज फिर से आप यही बात कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो क्या एक तरीके से फिलिस्तीनी फिर ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये तो धर्म युद्ध है, उस दीवार को लेकर युद्ध है, जो बीच में ट्रायंगल है, यहूदी कहते हैं हमारा, ईसाई कहते हैं हमारा और फिलिस्तीनी कहते हैं हमारा? जी जी, देखिए अगर इस जो हमास का अटैक हो उसके बाद की अगर हम परिपाटी चेक करें तो इन्होंने कई बार अपनी मीटिंग्स की, कई बार इन्होंने आह्वान किया सारे मिडिल ईस्ट को एक साथ करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कारण है कि जहां पे ज्यादा गरीबी या जहां पे ज्यादा इकोनॉमिक रेजिलियंस नहीं रहेंगे जिस क्षेत्र में, वहां पे एकता नहीं बनती है जो यूरोपियन और इजराइल के अंदर है। तो यहाँ पे यही मिडिल ईस्ट में रहा है, क्योंकि ईरान की सत्ता कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, वो किसी न किसी तरह से ईरान को, हाँ, लेकिन अंदर अंदर उनके दिमाग में ये चीज है कि इजराइल ज्यादती कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ और हमारे ऊपर संकट है, लेकिन एक नहीं हो पा रहे हैं। और लेकिन धर्म युद्ध का बिगुल बजाने की पूरी अंदर अंदर कोशिश पूरे मिडिल ईस्ट की है, पूरे मुस्लिम कंट्री की है कोशिश की मैं इसको धर्म युद्ध घोषित करें। लेकिन धर्म युद्ध करने के लिए आपका बेस तो होना चाहिए, बेस के लिए आपके साथ कोई तैयार नहीं हो रहा है, बेस कोई भी आपके साथ देश आ नहीं रहा। कतर जैसा देश जो इजराइल के साथ है, अगर कतर पे जो दोहा पे अटैक हुआ है, अगर उसको जरा क्लोज होके देखें तो 2000 किलोमीटर से एयरक्राफ्ट आता है, 2000 किलोमीटर से एयरक्राफ्ट इजराइल का आता है। दोहा के मेन राजधानी में मेन सेंटर में, जैसे हमारे कनाट प्लेस का मेन सेंटर अगर कोई है, स्टेट्समैन बिल्डिंग है, ऐसी वैसी जगह पे जहां पे उसके बगल में ट्रेड सेंटर है, उस पे अटैक करता है। 15 एयरक्राफ्ट आते हैं, 15 एयरक्राफ्ट आके अटैक करते हैं, कोई नुकसान सिविलियन को नहीं होता है। ऐसे युद्ध की तैयारी करने में ऐसे अटैक के कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। उसके 25 किलोमीटर दूरी पर अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होता है, जो कि नुकसान पहुंच सकता था, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। मारते हैं, केवल हमास के लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। जॉर्डन और यूएई बीच में पड़ता है, लेकिन उनके भी कोई सर ये पूरा युद्ध यरूशलेम को लेकर है ना, कर पाती है। ये पूरा युद्ध यरूशलेम को लेकर मिले हुए हैं और अंदर अंदर चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान पस्त हो। यहाँ पे लड़ाई ईरान को भी हराने की है और इसीलिए मिडिल ईस्ट एक नहीं हो सकते। सर अब इस युद्ध के ट्रायंगल को समझिए, यरूशलेम की दीवार, यरूशलेम को लेकर पूरा युद्ध है ये, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल-अक्सा मस्जिद, मुस्लिम समुदाय कहता है कि वो अल-अक्सा मस्जिद, यहूदी कहते हैं कि भाई ये हमारी वेस्टर्न वॉल है, यहीं से हम यहीं से पूरी दुनिया पृथ्वी पर राज कर पाएंगे, और ईसाइयों का कहना है कि यीशु मसीह जहां पर क्रूस पे चढ़े थे वो यही जगह है। अब एक चीज समझिए, ईसाई अगर यहूदियों का साथ देते हैं और मुस्लिम को लेकर के गल्फ कंट्रीज का युद्ध होता है, तो उसके बाद भी तो युद्ध जारी रहेगा ना। फिर ईसाई कहेंगे यरूशलेम हमारा है और यहूदी कहेंगे यरूशलेम हमारा है, तो यरूशलेम को लेकर युद्ध जो है ये तो थमेगा ही नहीं फिर। जी जी, देखिए युद्ध थामने की कोशिश मैं एक जो स्टडी करता हूँ यूरोपियन कंट्रीज का, देखिए इकोनॉमिक वार हर पूरी दुनिया में है और उनके हथियार बिकते इसलिए चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज देखा हूं कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़कर मिडिल ईस्ट को लेके अगर आप दुनिया को पूरे नजरिए से देखें तो 3 ही जगह आग सुलगती रहती है। या तो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ, वहां पे नॉर्मली अभी पूरा अमेरिका कब्जा छोटे छोटे देशों में, इसलिए वहां शांति है। जिस दिन चाइना ज्यादा घुसेगा वहां भी मारपीट शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में हमेशा आग सुलगती रहती है, कभी कभी भारत और साउथ ईस्ट एशिया, भारत पाकिस्तान के बीच में हो जाता है। अब वही अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ देखेंगे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सारे प्रो डेवलप्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे जो युद्ध है इजराइल और यहाँ पे इस युद्ध को शांत होने के चांसेस इसलिए नहीं है, अगर हो भी जाता है तो साल 2 साल में फिर से इरप्ट हो गए और फिर से वहां पे 1-2 साल लड़ाइयां चलती रहेंगी। कारण यह है कि इजराइल और यूरोपियन यूनियंस ने, मैं जो देखा हूं कि वो कहीं ना कहीं एक पीस की तरफ, या उनका जो लाइन ऑफ थॉट है कि शांति से हम लोग भी जिए, ठीक है, वो लड़ाई छोटी मोटी देशों में चलती रहती है तो उनका हथियार बिकता रहता है, लेकिन उन्होंने 5 बार फिलिस्तीन को और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बोला है कि मैं डुअल नेशन के पक्ष में हूं ताकि इसका फैसला हो जाए, लेकिन 5 बार फिलिस्तीन ने इसको नकारा है, और फिलिस्तीन ने नकारा है इसको, ईरान ने नकारा है इसको, और उसके ईरान के जो सपोर्टिंग देश है लेबनान वगैरह, उन्होंने नकारा है। तो पूरी कोशिश इजराइल की रही है इसको सुलझाने की, लेकिन इनके हठ धर्मिता के खिलाफ जाते हुए ये युद्ध चल रहा है। अब मुझे लगता है कि और अब ये युद्ध मानवता को शर्मसार कर रहा है, वहां के लोगों को
डीके गुप्ता जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी रखने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रिपोर्ट गाजा और हमास के युद्ध को लेकर, गाजा हमास को लेकर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर एक रिपोर्ट है। ताजा रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल का बड़ा अटैक। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज। करीब 30,000 से ज्यादा लोग गाजा से भागे। करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे। गाजा सिटी, जहां हर दिन एक खौफ, उजड़ी हवाएं, टूटते आशियाने। इजराइल ने अब शुरू कर दी है एक बड़ी ग्राउंड ऑपरेशन गाजा सिटी में। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बयान सामने आता है, जहां उन्होंने कहा कि गाजा जल रहा है। सेना ने 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा सिटी में बड़े पैमाने पर ग्राउंड इनकर्शन शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली वायुसेना ने पिछले हफ्ते 850 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए, जिसमें घर, अपार्टमेंट ब्लॉक्स और मस्जिदें भी शामिल हैं, जिसमें अब तक 106 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें से 91 गाजा सिटी में मौजूद थे। वहीं गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कुल मौतें 65,000 के पार हो चुकी हैं, जिसमें से आधी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी से दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे हुए हैं। इजरायली सेना शहर के 40% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। और तो और गाजा के निवासी नर्क जैसी रात बिताने को मजबूर हैं। गाजा में ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और बमबारी अब आम हो चली है। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि एक मानवीय आपदा है। गाजा में अकाल की स्थिति है, जहां भोजन, पानी और दवाओं की भी भारी कमी है। इजरायली हमलों ने स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अस्पतालों पर हमले, एम्बुलेंस चलाना और सहायता काफिलों पर फायरिंग आम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र कमीशन ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर व्यापक हमले शामिल हैं। यूरोपीय देश जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की बात कही है। इससे पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडर पर हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसे स्टेट टेररिज्म कहा गया था। कतर के दोहा में हमास लीडर पर हमले को स्टेट टेररिज्म का दिया गया नाम। स्टेट टेररिज्म में मारे गए थे 6 लोग। इतना ही नहीं, देखिए अरब और मुस्लिम देशों ने कतर का समर्थन किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी निंदा भी की थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये ऑपरेशन दुश्मनों को हराने के लिए है और वे आबादी को आतंकवादियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास टावरों और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमास इसे झूठ बता रहा है। इजराइल में साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां हजारों लोग युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से शुरू हुआ था। 8 और 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किए। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने दक्षिण गाजा पर बमबारी की थी। 27 अक्टूबर से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण हुआ। 22 से 30 नवंबर के बीच कतर मध्यस्थता से 4 दिवसीय युद्ध विराम हुआ था और 15 और 16 सितंबर 2025 को गाजा सिटी में जमीनी आक्रमण किया गया। गाजा अब सिर्फ एक नाम नहीं, ये जीवन की लड़ाई है, इंसानियत की पुकार है, जहां लोग आशा करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी।
उन्हें राहत पहुंचे, उनके बच्चे मुस्कुरा सके, उनके साय से मौत का डर कम हो। क्या दुनिया इस आग को बुझाने देगी? क्या आतंक और हिंसा की इस वीरान सड़क पर इंसानियत कदम बढ़ा पाएगी? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। गाजा की आग बुझानी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मानवता हार जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।